कितना वाहियात लगता है किसी भी ट्रांसजेंडर से ये पूछना कि आपको कब पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। हर जगह ये क्वेश्चन यूज़ किया पूछा जाता है, जवाब दे दे के मैं खुद भी थक चुकी हूँ। HIV जैसा कोई भी वायरस नहीं होता है या लोगों को इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। HIV जैसा वायरस होता है। ट्रांसजेंडर से ट्रांस विमेन की जो एक पेनफुल जर्नी थी, वो जर्नी क्या थी? 2 महीने तक पर डे 40 to 45 ग्लूकोज चढ़ते थे। प्रोसेस जो है वो कितना रिस्की रहता था और कितना रिस्की था आपके लिए? एक टाइम खानी होती थी 7 टैबलेट्स। वो जब मैं खाती थी मुझे ऐसा लगता था मेरे सर पे किसी ने टैप खोल दिया और पानी गिरे जा रहा है। अंदर मेरे शोर मचा है, बाहर से लेकिन मौन हूँ मैं। हर पल हर दम हर कोई पूछे, कैसे कहूँ कि कौन हूँ मैं। तीसरा वर्ग भी जो है वो ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको हम कहते हैं, पर बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि हम लोग सभी देखते हैं सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारी इंटरव्यूज़ जो हैं वो वायरल होती हैं। इनसे अक्सर एक ही चीज़ पूछी जाती है कि आपका जीवन जो है अभी तक वो कैसा रहा है और किस तरह की मुश्किलात हैं जिनका आपने सामना किया है। लेकिन आज एक ऐसी मिसाल मिसेस कायनात हमारे साथ हैं। बहुत सारे फैशन कॉन्टेस्ट जीत चुकी हैं और आज एक सक्सेसफुल लेडी हैं और जानते हैं कि इनकी लाइफ की जर्नी कैसे रही। कायनात प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, कितना वाहियात लगता है जब बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है या किसी भी ट्रांसजेंडर से ये पूछना कि आपको कब पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। उतना ही बुरा लगेगा अगर आपसे जैसे कोई पूछे आपको कब पता चला आप लड़की हैं। बिल्कुल। या सामने वाले से कोई पूछेगा आपको कब पता चला आप लड़के हो। जैसे आप लोगों को पता है वैसे ही हमें भी पता होता है, पर हाँ हर जगह ये क्वेश्चन यूज़ किया पूछा जाता है, जवाब दे दे के मैं खुद भी थक चुकी हूँ। जी, यकीनन हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू जो है वो ये नहीं रहेगा कि आपकी लाइफ कैसे रही, आपने कैसे स्ट्रगल्स की हैं। आज हम एक सक्सेस स्टोरी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आप एक NGO का पार्ट हैं, सक्षम NGO, सक्षम ट्रस्ट हम कह सकते हैं। तो आप HIV के रिगार्डिंग लोगों को जागरूक करती हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि HIV जो है वो बेसिकली उसका सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया में या खासकर पंजाब में? HIV एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जब मैं PGI जाती हूँ या NGO जाती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं उन्हें HIV है, फर्स्ट स्टेज है या लास्ट स्टेज है, बट वो अभी भी खुल के बात नहीं करते इस बारे में, एक टैबू की तरह है। जी। और अभी मैं कैंपेनिंग की तैयारी कर रही हूँ, उसी का सर्वे चल रहा है। बहुत हाई लेवल के लोग देख रही हूँ मैं, अपर क्लास लोग जिन्हें ये पता है कि इसकी जो मेडिसिन है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है, पर फिर भी वो प्राइवेट क्लिनिक से मेडिसिन ले रहे हैं हाईली एक्सपेंसिव, जबकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जी। और मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्हें पता है, जो ऑलरेडी NGO में भी वर्किंग है, जिन्हें HIV है, पर वो जान के उस चीज़ को छुपाते हैं। उस बारे में बात करना या उस बारे में डिस्कस करना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। जी। ये एक बीमारी है, मुझे भी हो सकती है या किसी को भी हो सकती है। कोई बुरी चीज़ों को या हादसों को इन्विटेशन नहीं देता, वो किसी के साथ भी हो सकता है। जी। तो इस चीज़ को आपको लेके चलना चाहिए। इसकी आपको अगर हो गया है, सपोज अगर मुझे ही हो गया है, तो आज की डेट में मेडिसिन्स हैं, तो मैं उसे छुपाने की बजाय उस मेडिसिन्स करूँगी, अपनी दवाइयाँ टाइम से लूँगी, ताकि मेरी लाइफ जो ऑब्वियसली HIV के ऐसा वायरस है जिससे आपकी लाइफ अगर 70 ईयर है तो वो 50 रह जाती है। जी। पर मैं वो 50 साल तो अच्छे से जी सकूँ। अगर मैं मेडिसिन्स नहीं खाऊंगी तो वो 50-30 में कब बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। कायनात, जैसे आपका राब्ता जो है वो HIV के रिगार्डिंग आप लोगों को एजुकेट करते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका एक आर्टिकल मेरे हाथ लगा था जिसमें उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी थी कि HIV जैसा कोई भी वायरस नहीं होता है या लोगों को इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपके पास यकीनन बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारी रिसर्च आपने की होगी। नहीं, HIV जैसा वायरस होता है, जैसे कैंसर होता है, हमें बिगनिंग में नहीं पता चलता। बहुत लकी पर्सन होते हैं जिन्हें बिगनिंग में पता चल जाता है, फर्स्ट स्टेज में। HIV का भी वही फंडा है। HIV सेकंड या थर्ड स्टेज पहुंचने के बाद बहुत बुरा रूप ले लेता है। जी।
तब हमें ज़्यादा पता चलता है, बिगनिंग में नहीं पता चलता। वो सपोज़ अगर किसी को बिगनिंग में है, या मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी ही करती हूँ, सपोज़ मुझे ही है अगर, और मैंने बिगनिंग है उसकी, या मैंने कभी ब्लड डोनेट कर दिया, तो मुझे कंफर्मेशन आ जाएगा कि है, बिकॉज ब्लड डोनेट होने के बाद किसी को देने से पहले चेक होता है, अदरवाइज नहीं पता चल सकता क्योंकि उसके सिम्टम्स नहीं दिखते। आपका एक यंग एज में इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी आपकी 30 क्रॉस कर जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्लो होना शुरू होगा, वो वायरस और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है, और उसकी जो इसका इफेक्ट होता है वो सबसे पहले आपके फेस पे दिखना शुरू होता है जी। आपके फेस का जो रूप है वही बिल्कुल बदल जाता है, आपके डार्क सर्कल्स बहुत बढ़ जाते हैं, आप इस तरह से हो जाते हो जब क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह से डिहाइड्रेशन हो रखा है। हाँ, आपका लाइक आप कुछ भी खाते हो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी बॉडी पे ऑल द टाइम रेड रैशेस रहते हैं, ऑल द टाइम, मतलब 24/7 और 365 डेज रैशेस रहेंगे। आपको छोटी सी भी कोई चीज़ इतनी बुरी तरह से रिएक्ट करेगी जैसे आपको सूप पर कुछ एलर्जी हो गई है जी। और अगर आपको कोल्ड हुआ है तो 12 महीने कोल्ड चलता रहता है। ये वो सिम्टम्स हैं जहाँ से पता लगने लगता है कि HIV है। यानी कि बॉडी की जो पावर है डिजीज से लड़ने की वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और कायनात, एक बड़ा ही अहम सवाल ये है कि ट्रांसजेंडर्स में HIV की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बधाई सिस्टम से कई बार मन ऊब जाता है, जहाँ फिर कई बार हम सुनते हैं सोसाइटी में कि धंधा करने के लिए मजबूर इन लोगों को पाया जाता है जो अपनी स्किल्स को नहीं समझ पाते हैं, या जो किसी तरीके से सोसाइटी से इरेडिकेट कर दिए गए होते हैं, सेपरेट कर दिए गए होते हैं, एक तरह से हम कह लें कि क्वारंटीन कर दिए गए होते हैं। ऊपर वाले ने जब चीज़ें बनाई हैं उसने बहुत सोच के बनाया था, मेल और फीमेल, बट जैसे मैं सुनती आ रही हूँ, मैं अब उससे देखने के लिए तो मुझे स्वर्गवासी होना पड़ेगा कि इंद्रदेव के स्वर्ग में भी किन्नर गंधर्व होते हैं, है ना। अब वहाँ का क्या सिनेरियो वो तो मैं नहीं जानती, पर यहाँ पे लाइक जो ट्रांस है ये ऑब्वियसली अननेचुरल सेक्स ही होता है जी, और इसमें HIV के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जी, बिकॉज जैसे हमारी आंखें दी गई हैं देखने के लिए, वैसे हर एक पर्टिकुलर पार्ट का एक अपना एक काम है ना। तो गेज में या ट्रांस कैटेगरी जो होती है इनमें चांसेस बहुत होते हैं, बट और रही बधाई या प्रोस्टिट्यूशन की बात, बधाई का ऐसा है आज की डेट में कि अर्निंग डिपार्टमेंट एक है, खाने वाले 100 हैं, तो उससे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लोगों के शौक बहुत बढ़ गए हैं। और प्रोस्टिट्यूशन का ऐसा है कि आज की डेट में मैं यही कह सकती हूँ कि आप किसी को भी बोलोगे तो कोई मना नहीं करता, सब रेडी हैं जाने को और ले जाने को जी। तो वो एक इजी वे हो जाता है, उनकी फिजिकल नीड भी पूरी हो जाती है और फाइनेंशियल भी नीड पूरी हो जाती है। और एक एज फैक्टर ऐसा होता है जो 18 से 27 या 28 वाला एज होता है, उसमें हम रिस्क लेते हुए नहीं डरते, तो वो इतना ध्यान नहीं देते इस एज के बच्चे जो हैं आज की डेट में जी। उनके लिए क्या है, चलो जो है ठीक है, पैसा तो आ रहा है ना, पैसा चाहिए कैसे भी चाहिए। तो पैसा कह सकते हैं कि दूसरा नहीं पहला भगवानी हो समता है, हमारी जो दुनिया है इसमें सिमट के रह गई है। कानात, एक और सवाल आपसे ये है कि ट्रांसजेंडर से ट्रांस विमेन की जो एक पेनफुल जर्नी थी, मैं सो कॉल नहीं कहूँगी क्योंकि वाकई में बहुत पेनफुल थी, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, बहुत पेशेंस आपको अपना मेंटेन करना होता है, और वो जर्नी क्या थी? मैंने जब सोचा था कि मैं अपना जेंडर करेक्शन कराऊंगी तब मैं पूरी तरह माइंड प्रिपेयर कर चुकी थी, और बाय द गॉड ऑफ ग्रेस मैं फाइनेंशियली ठीक हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी आई एम लाइक अंबानी, बट ये भी नहीं है कि मुझे बेगिंग करनी पड़े अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, तो मैं वो कर चुकी थी। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं जिनका मुझे सपोर्ट था, मैं उन्हें बता चुकी थी, कुछ मेरे पास था, कुछ उन्होंने दिया, कुछ मेरे पेरेंट्स ने दिया, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ की मैं शुक्रगुजार। आप उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया और अभी तक कर रहे हैं। नाउ तो आई डोंट हैव एनी पेरेंट्स, मैं दोनों को खो चुकी हूँ, मैं अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ रहती हूँ। अभी भी अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, बिकॉज 1 साल का रिकवरी पीरियड होता है जी,
तो वही लोग देखते हैं, मेरे भाई बहन। हस्बैंड यहाँ नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, ही इज़ फ्रॉम कानपुर, वो वहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनका अपना बिजनेस है। तो मेरे ब्रदर और सिस्टर ही देखते हैं जी। तो ऊपर वाले की इतनी दया है कि मुझे फैमिली का सपोर्ट है, और अगर कुछ भी होता है तो मैनेज हो जाता है। अगर जनरली हम बात करें कि किसी को अपना सेक्स जो है वो चेंज करवाना है, वो कुछ जो फिज़िकली है उसके अलावा वो कुछ अलग से सोचते हैं, तो अपने माइंड को प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको और क्या लगता है कि किस तरह की प्रिपरेशंस की ज़रूरत है, और ये प्रोसेस जो है वो कितना रिस्की रहता था और कितना रिस्की था आपके लिए? सबसे पहले देखो, हम सुबह उठते हैं 100 सपने लेके उठते हैं जी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ अब ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। दोपहर तक फिर दूसरा सपना होता, नहीं ऐसा करना है, नहीं वैसा करना है। तो पहले माइंड का प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सर्जरी अब कराई है और मैं 2016 से इसी अटायर में रहती हूँ जी। तो इस अटायर को पहन के निकलने के लिए, सोसाइटी को फेस करने के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड और हार्ट होना चाहिए। और आफ्टर सर्जरी भी आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप देखते हो आपकी बॉडी में बहुत बड़ा चेंज है जी, और वो रिवर्सेबल नहीं है जी। तो और रही बात फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऑब्वियसली एक छोटे से कट लगने से इंसान इतना रोता है। तो 80 और 86 स्टिचेस लगना, उसके बाद आप अपने मन का कुछ खा नहीं सकते 1 साल तक। हाँ, ये मेरा अगला क्वेश्चन ये होने वाला था कि खान पान की रिगार्डिंग आपको क्या कुछ चीज़ें जो हैं उन पर ध्यान देना पड़ा, और आपकी डाइट क्या रहती थी? बिफोर सर्जरी तो 1 महीने पहले मैं खाना छोड़ चुकी थी। मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे थी। मैं अगर मुझे भूख लग रही है मैं तब भी नहीं खा सकती थी। सिर्फ जूस, और अगर बहुत कभी, बिकॉज मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, अगर बहुत कभी हो गया तो सूप, और उसमें ग्रेनुअल्स नहीं होने चाहिए जी। और सर्जरी से 4 दिन पहले पानी भी बंद हो चुका था जी। दिन में सिर्फ 1 बार पानी दिया जाता था ताकि मैं बेहोश ना हो जाऊं या मेरा बीपी बहुत ही डाउन ना हो जाए, वो भी नमक वाला पानी दे देते थे। तो आपको ग्लूकोज वगैरह लगा के रखा गया था? आफ्टर सर्जरी मुझे 2 महीने तक पर डे 40 to 45 ग्लूकोज चढ़ते थे। माय गॉड। और मैंने 1 महीना, मैंने पहले 20 दिन तो पानी नहीं देखा। पानी कहते किसे हैं। मैं रोती थी लिटरली डॉक्टर के आगे कि मुझे बच्चा एक चम्मच पानी पिला दो, पर पिला दो जी। मेरा नेक वाला एरिया बिल्कुल सूख चुका था, नीचे की बॉडी हाइड्रेट थी, वो तो ग्लूकोज की वजह से। और मैं देख नहीं पाती थी, इतना ब्लर हो चुका था आंखों के आगे सब। अब जब 15 दिन पूरे हुए, बेसिकली जब सर्जरी होती है तो आपकी बॉडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो डॉक्टर पानी या कुछ नहीं देता जब तक नॉर्मली प्रोसेस नहीं चलने लग जाता हर चीज़ का। 15 दिन बाद मुझे पानी दिया गया, सिर्फ 3 चम्मच। ना वो गले में कहीं लगा, ना वो मुझे कहीं महसूस हुआ। जब मुझे 20 दिन हो गए, 20 दिन बाद मुझे आधा ग्लास जूस दिया गया था, और वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे क्या मिल गया है, जैसे आबे हयात मिल गया हो। और मार्च में मेरी सर्जरी हुई थी, 7 मार्च को। मैंने 18 या 19 अप्रैल को आधा फुल्का खा के देखा था। आधा फुल्का किसे कहते हैं जी। और अभी भी है, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकती। अगर मैं खा लेती हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या वॉमिट होने लग जाएगी, मैं खा नहीं सकती। मैं सिर्फ पूरे दिन की 2 रोटी खा सकती हूँ, उसके बाद फ्रूट या लिक्विड डाइट, और ये पूरा 1 साल तक चलेगा ऐसे ही। जी कायनात, इसके अलावा जैसे एक मेल बॉडी से फीमेल बॉडी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस इज़ नॉट द स्मॉल और इजी प्रोसेस। सर्जरी के अलावा हम बात करें तो जैसे ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, उनको कट डाउन मेडिसिन के ज़रिए किए जाना, और तमाम एक फ़ीमेल का रूप इख्तियार करना बॉडी को, तो इसमें यकीनन बहुत समय भी लगता होगा। तो आपको अंदरूनी भी कुछ कमियां महसूस होती थी, कुछ पेन महसूस होते थे? ये वैसा ही है जैसा एक मूर्तिकार एक मूर्ति को तराशने के लिए पत्थर पे छेने और हथौड़ा चलाता है, उसके जैसा ही है। बिफोर सर्जरी में 3 साल तक हार्मोन्स पे थी। मेरे शोल्डर जो अभी हैं इससे भी थोड़े ज़्यादा ब्रॉड थे, और मेल बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, फीमेल बॉडी कर्वी होती है जी। तो मैं हार्मोन्स पे चल रही थी, उससे मेरे शोल्डर्स डाउन होते गए, बॉडी का जो टेक्सचर है स्किन का वो सॉफ्ट होता गया, टोन फेयर होता चला गया। हाँ, बिगनिंग में ये था कि ऑब्वियसली हार्मोन्स आप इतने खा रहे हो, मैं मतलब मेरी 7 टैबलेट थी, कोई 500 mg, कोई 900 mg, कोई 1200 mg, ऐसी टैबलेट्स होती थी। तो
उनसे आपको गर्मी बहुत लगती थी। मैं जब वो एक टाइम खानी होती थी 7 टैबलेट्स, वो जब मैं खाती थी मुझे ऐसा लगता था मेरे सर पे किसी ने टैप खोल दिया और पानी गिरे जा रहा है। इस हद तक स्वेट होता था दिसंबर और जनवरी में भी। 2 साल तक वो मेडिसिन चलती हैं। 2 साल की मेडिसिन के बाद डॉक्टर दोबारा आपका हार्मोन टेस्ट करता है, आपका साइकेट्रिस्ट टेस्ट होता है। जब आपको सर्टिफिकेशन आ जाता है हाँ शी फील्स लाइक अ फीमेल और शी इज़ रेडी टू चेंज हर सेल्फ, उसके बाद ही आपका चेंज होता है। उसी के बाद डॉक्टर को अलाउ होता है कि वो आपकी इतनी बड़ी सर्जरी कर सके। तो ये इसका ज़िम्मेवार हम सोसाइटी को कहें, किसको कहें कि इतना पेनफुल प्रोसेस से गुज़रने में आपको मजबूर होना पड़ा? मतलब क्या क्या दिक्कत क्या थी उस बॉडी में कि आपने सोचा कि नहीं, जितना मर्ज़ी पेनफुल प्रोसेस हो जाए। ज़माने की नज़रें कुछ ऐसी थी जहाँ वो जगह जगह पे घूरना या ट्रॉल किए जाना, उन सब चीज़ों से यकीनन ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा पेनफुल नहीं होगी, तभी आपने ये स्टेप उठाया खासकर। सी ट्रोलिंग की बात है तो वो एक तो नॉर्मल सा एक वो बन चुका है, लाइक कल्चर बन चुका है इंडिया में, है ना। चाहे वो फीमेल हो या कोई भी हो, वो उनके लिए आम सी बात हो चुकी है आज की डेट में। उस पर मैं इतना वो नहीं कहूँगी, हुआ है 1-2-3 बार हुआ होगा, उसके बाद में मैं कितना वो नहीं, इग्नोर कर देती थी। बात ये थी कि बिगनिंग से मुझे पता था कि क्या है क्या नहीं है, मैं बहुत क्लियर थी, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्लियर था। बट एक रिस्ट्रिक्टेड और यूपी से बिलोंग करते थे मेरे फादर साहब, उस फैमिली की वजह से, और ख़ुद भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जब मैं एनजीओ से जुड़ी या शोज़ वगैरह करने लगी तो मुझे पता लगने लगा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मे बी अगर मैं जब 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में थी, अगर मुझे तब इतनी नॉलेज होती मैं तभी चेंज करा चुकी होती। जो मैं थी मैं उसमें भी खुश थी, जो मैं हूँ इसमें मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो मैं इस तरह से बहुत खुश हूँ जी। जब मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ जो मैं चाहती थी वो मैंने पा लिया। जी। अभी आपने रिसेंटली शादी की है और आपकी आर्म्स में ये जो ब्यूटीफुल रेड बैंगल्स हैं वो बता रही हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक सपने के पूरे होने जैसा है। मैं सोचती नहीं थी, मतलब दिमाग में तो होता था पर मैं इस चीज़ को इग्नोर करना ही पसंद करती थी, क्योंकि मैं बहुतों को रोते देख चुकी हूँ और मैं खुद को किसी की वजह से भी इस हद तक परेशान नहीं करना चाहती कि मैं बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाऊँ जी। और रिलेशंस के हाल में देखती हूँ नॉर्मल लोगों के भी और इस कम्युनिटी में भी। बट हाँ, जब मैं इनसे मिली तो चीज़ें अलग थी। काफ़ी टाइम समझने और जानने के बाद फिर मैंने ये फ़ैसला लिया। मैं खुश हूँ अब, अच्छा लगता है किसी का होना साथ में। जी, ये तो बुनियादी तौर पे ये बात पक्की है कि जीने के लिए हमको यकीनन एक ना एक साथ जो है वो ज़रूर चाहिए होता है। और यही क्या मेन रीज़न है कि जो ट्रांस पीपल होते हैं वो सोसाइटी से विरक्त होते हैं, सोसाइटी के प्रति उनका कुछ रोष होता है, कुछ गुस्सा होता है, इसी के कारण क्योंकि वो प्यार से दूर रहते हैं, वो ममता से दूर रहते हैं, वो फैमिली से दूर रहते हैं। होता क्या है कि इस पुरुष प्रधान समाज में, स्पेशली इंडिया में, जो चीज़ लोगों के लिए अलग है ना, वो या तो मजाक का ज़रिया है या फिर एक्स्ट्रा कोई स्टफ़ है जिसे दूर कर दिया जाता है। अगर कोई भी, जैसे मैं एनजीओ में जब जाती हूँ, मैं बहुत से बच्चों से ऐसे मिलती हूँ जिन्होंने जब अपने घर पे बताया या किसी इंसिडेंट्स की वजह से पता चल गया तो उनके घर वालों ने उन्हें मारने तक की कोशिश की है। और या उन्होंने नहीं मारा तो उन पेरेंट्स ने नहीं मारा तो भाइयों ने मारने की कोशिश की है। कई केसेस ऐसे हो गए हैं जिनमें एसिड अटैक तक हो चुके हैं। और अभी एक केस हुआ था ऐसा जिसमें मेरी एक फ्रेंड थी हिना नाम की, उसने सुसाइड कर लिया था। शी वॉज जस्ट 17-18 ईयर्स ओल्ड। तो जब ये लोग बताते हैं अपने घर में कि आई एम दिस और मैं ये महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ XYZ, जो भी वो बोलते हों, तो माँ बाप के लिए हो जाता है नहीं ये गलत है। यहाँ पे ये है ना कि जान जाए पर शान ना जाए वाला सीन। तो फिर उनके पास कुछ रह नहीं जाता और उन्हें इस हद तक तिरस्कार मिल चुका होता है, बातें सुन चुके होते हैं। अब एक पत्थर पे आप
चोट मारते रहो तो कितनी देर असर होगा। तो वो फिर इमोशनलेस हो चुके होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर होती है ना, वो लोगों के साथ घूम के अपनी बॉडी को इस हद तक परेशान करके निकालते हैं कि उनके नतीजे यही होते हैं, HIV है, वो ड्रग्स में पड़ गए हैं, या फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया है जी। या फिर रोड पे खड़े बेगिंग कर रहे हैं या प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं, यही सब होता है फिर रिजल्ट में जी। HIV पे दोबारा आते हैं कायनात, जो पंजाब में खासकर चंडीगढ़ में जैसे आप ये ट्रस्ट रन कर रहे हैं, तो HIV के जो ओरिजिनल केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जो हमें पेपर्स में देखने को मिलते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, वो उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। HIV ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो रोड पे खड़े हैं लाइटों पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए। HIV बहुत से हाई क्लास लोगों को भी है, पर वो कहते हैं ना, गरीब अगर बिना कपड़ों के है तो वो बेशर्मी है, और अगर अमीर ने कपड़े उतार रखे हैं तो वो एक फैशन है। कहते हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर होता है उनके ऐप भी ज़माने को हुनर लगते हैं। मेरे मम्मा कहते थे, पैसा एक ऐसी चीज़ है बेटा जो आप पे लगा हर कलंक ढक देता है। तो मैंने बहुत से देखा है, बहुत से चेहरे ऐसे देखे हैं जो BMW से उतरते हैं बहुत स्टाइल से, उनके हाथ में 4-4 आईफोन हैं, BMW के छल्ले घूम रहे हैं उनके हाथों में, और वो भी HIV पॉजिटिव हैं। बट हाँ, वो गवर्नमेंट NGOs में नहीं आएंगे या PGI नहीं जा रहे मेडिसिन के लिए, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक जो उनकी पर्सनल डिटेल्स को हाइड रखने का मोटा पैसा ले रहा है वहाँ से ले रहे हैं जी। बट एंड ऑफ द डे जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो फिर वो NGOs में हमारे पास होती हैं या PGI में खड़े होंगे लाइन लगा के, वही BMW वाले, वही मर्सिडीज वाले, वही हाई क्लास लोग जी। कायनात, हमारी सोसाइटी का सिनेरियो कैसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी ट्रांस बेबी पैदा नहीं हो, अगर होता है तो फिर उसको दर दर पे ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, पर हमारी जो सोसाइटी के मेल्स हैं वो ट्रांसजेंडर्स के पास फॉर द फिज़िकल रिलेशंस के लिए जाते हैं, तो तब उनकी जो एक सफ़ेद पोश वाली इमेज होती है, वो उनकी अकड़ होती है, वो कहाँ चली जाती है? ये वैसे सही है, बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता, पर जब आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढते तो आपको लड़की की ज़रूरत पड़ती है जी। ये उसी तरह का हिसाब किताब है। आदमी एक ऐसी चीज़ है जिसे मेल कहते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है, वो करना सब कुछ चाहता है, पर उसका जो एक कैरेक्टर बना हुआ है ना, एक जो छवि है, वो नहीं झुकनी चाहिए। मुझे अप्रोच करने वालों की गिनती नहीं है। मैं जब एलांटे में वर्किंग थी, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ मॉडल्स हैं पंजाबी गानों में, आजकल बहुत नाम है उनका, वो मुझे पर्सनली फेसबुक पे मैसेज करते थे कि कैन वी गो फॉर हुकअप, पर जब मैं सामने से निकलती थी वो नज़रें झुका लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक स्टेटस सिंबल क्रिएट हो रखा था, वो छोटे से एड्स करके या गाने बना के, पर उनके मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज होते थे, या तुम तो भाव ही नहीं देती हो, हम सबके सामने बात नहीं कर सकते, मेरी एक वैल्यू है, तुम समझो इस चीज़ को। मतलब उन्हें चाहिए सब कुछ, पर उनके दामन पे चींटे नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और जब आपने अपने आप को सेट किया प्रॉपर, अभी आपने फैशन डिज़ाइनिंग भी की, आपने मेकअप का कोर्स भी किया है शायद? हाँ, आई वाज अ ट्रेनर इन लक्ष्मी अम्बाला अकेडमी। तो फिर आप जो अपनी कम्युनिटी के बाकी लोग हैं उनके स्टेटस को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या कुछ कर रही हैं? लोग बहुत ज़्यादा हैं, इतना तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। हाँ, इन फ्यूचर में बहुत जल्दी एक सैलून ओपन करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने यही सोचा है कि जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं मैं उन्हें ही जॉब प्रोवाइड करूँगी, बशर्ते वो कैपेबल होने चाहिए जी। बिकॉज एक बार नहीं, मैं 2 बार इन्वेस्ट कर दूंगी, बट बिजनेस इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं है जी। अगर वहाँ से नहीं आएगा तो मैं कितना लगाऊंगी। हाँ, मैं अभी ये सोच रही हूँ। और एजुकेशन सक्षम की वजह से यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसजेंडर कैटेगरी के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं। वो चाहे BA करें, MSc करें, B.Ed करें, कुछ भी करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हॉस्टल उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। तो वो पढ़ें, हम उन्हें हेल्प करेंगे हर चीज़ में। अगर उन्हें शेल्टर नहीं है, शेल्टर में हेल्प करेंगे जी। वो पढ़ें, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अभी मोहाली में कोई कंपनी खुली है जो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को ही हायर कर रही है, अगर आप कैपेबल हो तो। अभी रिसेंटली एक और ऑफिस ओपन हुआ है जो मुझे फ़ोन पे मैसेज आया हुआ है
कि अगर कोई है IT होल्डर ट्रांसजेंडर तो विल हायर। तो समाज में अब स्वीकृति मिलने लगी है, बट कुछ तो टैलेंट आपको भी दिखाना होगा ना जी, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे की दुनिया है, लोग आपका टैलेंट कम डिग्री ज़्यादा देखते हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया। और जो धनंजय चौहान हैं वो काफ़ी आला तरीन काम इस मुतल्लक कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिए और जिसके कारण अलग टॉयलेट्स की सुविधा है, जहाँ एजुकेशन की सुविधा है वो काफ़ी हद तक प्रोवाइड कर दी गई है ट्रांस के लिए। हाँ, ये जो सक्षम जितना भी काम कर रहा है और जितना भी आगे बढ़ रहा है सब कुछ चंडीगढ़ में स्पेशली ट्रांस के लिए, वो बिकॉज ऑफ धनंजय ही है। जी, मैं भी उसी NGO का बिग पार्ट हूँ। जो ये फर्स्ट टॉयलेट बना ये धनंजय की बदौलत बना है। और वेरी सून धनंजय इलेक्शंस में भी खड़े हो रही हैं। जी, सो फॉर द बेस्ट। जी, बहुत अच्छी हमने बातें कर ली हैं और समय भी बड़ी तेज़ी से निकलता जा रहा है। कायनात, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो ट्रांसजेंडर्स में इस खास किस्म की कम्युनिटी में जो बधाई कल्चर है, उस बीच आजकल हमको अखबारों में देख लें, सोशल मीडिया में देख लें, बहुत सारे झगड़े दिखाई दे रहे हैं, मर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगी? ये वैसा सा ही है। 10 पोस्ट निकलती हैं सरकारी नौकरी की, इंटरव्यू देने वाले 4 लाख लोग होते हैं उसी 10 पोस्ट के लिए। और वही हाल अब किन्नर समुदाय का भी है। एरिया उतना ही है, चंडीगढ़ कोई महानगर तो है नहीं, बहुत बड़ा शहर नहीं है, 16-17 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। छोटा एरिया है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ऑलरेडी उसकी औकात से ज़्यादा वर्कर हैं और अब भर्ती पे भर्ती होती चली जा रही है। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, झगड़े ही होंगे। हाँ, बस फ़र्क इतना है, जिसकी पहचान है, जिसे लोग जानते हैं या जिसने अपना समय बिता दिया है, अपनी ज़िंदगी ही गुजार दी उस चीज़ में, वो आज भी टिका हुआ है। वरना झगड़े करके लोग एक दूसरे पे गाली गलौज करके या बंदूकें चला के चुप हो जाते हैं एंड फिर वही सिनेरियो शुरू हो जाता है, जाना है लेकर आना है तो खाना है। जी, आप जो काम कर रही हैं NGO के मतलब कर रही हैं, HIV के रिगार्डिंग लोगों को एजुकेट करने के लिए कर रही हैं और बहुत अच्छा काम है सोसाइटी के लिए। हमारी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आई और हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।